नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 12 सितंबर 2022 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रोजेक्ट 17A का सबसे अच्छा विवरण है? तो पहला कथन दिया गया है, इस परियोजना का उद्देश्य कालावरी श्रेणी की 6 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बियों के निर्माण करना है। यह कथन नहीं है। इस परियोजना में 7 उन्नत निर्देशित मिसाइल युद्धपोत का विकास शामिल है। यह कथन एकदम सत्य है। दोस्तों, आईएनएस विक्रांत के बाद नौसेना की ताकत में और इजाफा हुआ है। यानी नौसेना के बेड़े में रविवार को युद्धपोत तारागिरी, ये ध्यान रखेंगे, तारागिरी भी शामिल हो गया है। तो यह प्रोजेक्ट 17A के तहत इस युद्धपोत को नौसेना में शामिल किया गया है। इससे पहले जो जहाज था नीलगिरी 28 सितंबर 2019 को वह लॉन्च हुआ था। वहीं दूसरा जहाज उदयगिरी का नाम ध्यान रखेंगे, उदयगिरी, उदयगिरी को इसी साल 17 मई को लॉन्च किया गया था। तो इस युद्धपोत के नौसेना में शामिल होने से उसकी ताकत में और इजाफा होगा। दोस्तों, यह खबर देख सकते हैं कि द हिंदू में आई हुई है। थर्ड स्टील्थ फ्रिगेट ऑफ प्रोजेक्ट 17A तारागिरी लॉन्च्ड इन मुंबई। दोस्तों, इस युद्धपोत को करीब 25,700 करोड़ रुपए में तैयार किया गया है। इसका वजन 3510 टन है और इस युद्धपोत का निर्माण इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी द्वारा किया गया है। यानी शिप के हिस्सों को अलग अलग जगहों पर निर्माण हुआ है, फिर उसे लाकर एक साथ इंटीग्रेट किया गया, यानी एकीकृत निर्माण पद्धति का प्रयोग किया गया और उसको इंटीग्रेट यानी जोड़ दिया गया। और इसका डिजाइन ब्यूरो ऑफ नेवल डिजाइन ने बनाया है और यह 488.10 फीट लंबा और 58.5 फीट चौड़ा है। इसमें 4 इंजन होंगे, 2 गैस टरबाइन और 2 डीजल, जो इसे पानी में चलने की ताकत देंगे। दोस्तों, आईएनएस तारागिरी का डिस्प्लेसमेंट 6670 टन है। अगर इसकी रफ्तार की बात की जाए तो यह अधिकतम 59 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और 52 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसकी रेंज 4600 किलोमीटर है। वहीं इसे 33 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाएं तो इसकी रेंज 10,200 किलोमीटर तक है। यहां पर एक टर्म है स्टील्थ फ्रिगेट। ये है क्या? तो फ्रिगेट एक प्रकार का युद्धपोत होता है, जबकि स्टील्थ फ्रिगेट में स्टील्थ टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है ताकि फ्रिगेट को रडार, सोनार और इंफ्रारेड मेथड से बचाया जा सके। स्टील्थ तकनीक में विमान और युद्धपोत को रडार, सोनार और इंफ्रारेड मेथड से बचाने के लिए उनके डिजाइन या उनके आवरण पर ऐसी कोटिंग की जाती है जिससे वे रडार से आने वाली तरंगों को अवशोषित कर लेते हैं। स्टील्थ फ्रिगेट का समुद्र में दुश्मन द्वारा पता लगा पाना कठिन होता है, तभी यह छुपकर हमला करने में सक्षम होती है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। भावी दत्तक माता पिता के लिए पात्रता मानदंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, एक अकेली महिला पुरुष किसी भी लिंग के बच्चे को गोद ले सकता है। यहां पर यह कथन असत्य हो जाता है, क्योंकि दोस्तों जो पात्रता मानदंड है उसमें अकेली महिला के लिए यह बात लागू होती है। वहीं एक अकेला पुरुष एक लड़की को गोद लेने के लिए पात्र नहीं होगा। तो ऐसे में पहला कथन जो होता है वह असत्य हो जाता है। दूसरा है, नातेदार दत्तक ग्रहण और सौतेले माता पिता द्वारा दत्तक ग्रहण के मामले में भावी दत्तक माता पिता के लिए आयु का मानदंड लागू नहीं होगा। दोस्तों, यह कथन एकदम सत्य है। तीसरा है, 3 या 3 से अधिक बच्चों वाले दंपतियों का किसी भी परिस्थिति में दत्तक ग्रहण करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा। दोस्तों, यह कथन सत्य तो हो जाता, लेकिन यहां पर अगर ये पॉइंट इसमें जुड़ा होता कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को छोड़कर, अगर यहां पर देख सकते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को छोड़कर
3 या अधिक बच्चों वाले दंपतियों को किसी भी परिस्थितियों में दत्तक ग्रहण करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा। तब यह कथन सत्य हो जाता है। इसमें क्या है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को छोड़कर उनके लिए यह मानदंड लागू होगा। तो ऐसे में यह तीसरा कथन भी असत्य हो जाता है। अतः उत्तर क्या होगा? सी होगा। इससे संबंधित द हिंदू में आई हुई खबर है, क्योंकि 1 सितंबर से जिला मजिस्ट्रेटों को अदालतों के बजाय गोद लेने के आदेश देने का अधिकार दिया गया है। ऐसे में संशोधित नियमों में माता पिता, कार्यकर्ता, वकील और गोद लेने वाली एजेंसियां चिंतित हैं, क्योंकि पिछले कई महीनों से अदालतों में पहले से ही मामलों को स्थानांतरित करना होगा और प्रक्रिया को फिर से नए सिरे से शुरू करना होगा। इस तरह से केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण का कहना है कि देश में विभिन्न अदालतों में गोद लेने के करीब 1000 मामले लंबित हैं। तो दोस्तों, भावी दत्तक माता पिता के लिए पात्रता मानदंड जो है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भावी दत्तक माता पिता शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्थिर और आर्थिक रूप से सक्षम होंगे, वही यह कार्य कर सकेंगे। यानी आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए तथा उनके लिए जीवन को खतरे में डालने वाली कोई चिकित्सीय स्थिति नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों, गोद लेने के लिए पति पत्नी की सहमति आवश्यक होगी। यानी विवाहित जोड़े के मामले में गोद लेने के लिए दोनों पति पत्नी की सहमति आवश्यक होगी। और जैसा कि आपको बताया कि एक अकेली महिला को किसी भी लिंग के बच्चे को गोद वह ले सकती है, जबकि एक अकेला पुरुष एक लड़की को गोद लेने के लिए पात्र नहीं होगा। किसी दंपति को कोई बच्चा गोद लेने के लिए उनका न्यूनतम 2 साल का स्थिर वैवाहिक संबंध होना आवश्यक होगा। बच्चे और भावी दत्तक माता पिता में से किसी एक के बीच न्यूनतम आयु का अंतर 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। और साथ साथ सौतेले माता पिता या किसी रिश्तेदार द्वारा दत्तक ग्रहण और गोद लेने के मामले में भावी दत्तक माता पिता के लिए आयु मानदंड लागू नहीं होंगे, जैसा कि कथन में था। दोस्तों, यहाँ पर एक बिंदु आया है केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण। तो यह महिला, बाल एवं विकास मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक सांविधिक निकाय है। तो दोस्तों, यह भारतीय बच्चों को गोद लेने के लिए नोडल निकाय के रूप में यह कार्य करता है और इसके लिए देश भर में और अंतरदेश में गोद लेने की निगरानी और विनियमन का भी दायित्व इसे सौंपा गया है। दोस्तों, 2003 में भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थित अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण 1993 पर हेग कन्वेंशन के प्रावधानों के अनुसार अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण संबंधी मामलों से निपटने के लिए कारा को केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया था। दोस्तों, केंद्रीय दत्तक ग्रहण प्राधिकरण को किशोर न्याय यानी बच्चों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 68 के तहत समय समय पर गोद लेने से संबंधित मामलों पर नियम बनाने का भी अधिकार है। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? पहला कथन है, यदि केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 के तहत जांच के लिए SFIO को कोई मामला सौंपा गया है, तो ऐसे मामलों में केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार को कोई अन्य जांच एजेंसियां जांच के साथ आगे नहीं बढ़ा सकती हैं। तो निश्चित रूप से यह कथन सत्य है। दूसरा है, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, जिसे SFIO कहते हैं, के पास कंपनी कानून के उल्लंघन के लिए लोगों को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। दोस्तों, यह कथन असत्य हो जाता है, चूंकि इसके तहत गिरफ्तारी भी हो सकती है, जैसा कि अभी खबर में ही है। आइए देखते हैं। तो इसमें उत्तर होगा केवल एक, और इससे संबंधित द हिंदू में आई हुई खबर है, मास्टरमाइंड बिहाइंड चाइनीज सेल फर्म हेल्ड, यानी गंभीर धोखाधड़ी जांच अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय ने जिलियन कंसल्टेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक डॉर्टरसे नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। तो यहीं से दूसरा कथन आपको मिल जाता है कि वो गलत था। तो यह आरोपी शख्स भारत में चीनी लिंक वाली बड़ी संख्या में फर्जी यानी शेल कंपनियों को चलाने और अपनी बोर्ड में डमी निदेशक नियुक्त करने का यह मास्टरमाइंड है। इसके अलावा डॉटरसे पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है। तो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने ऐसा बताया है। तो दोस्तों, यह गंभीर धोखाधड़ी जांच विभाग
किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो ये कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और इसकी स्थापना 2003 में हुई थी और यह आयकर और सीबीआई की समन्वय एजेंसी है, ये ध्यान रखिएगा। और यह एक बहुअनुशासनात्मक संगठन यानी मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंतर्गत वित्तीय क्षेत्र, पूंजी बाजार, लेखा, फोरेंसिक ऑडिट, कराधान, कानून, सूचना प्रौद्योगिकी, कंपनी कानून, कस्टम तथा जांच से संबंधित विशेषज्ञ शामिल हैं। दोस्तों यहां पर जैसे एक आया कि शेल कंपनी, तो शेल कंपनी क्या होती है? तो सामान्य तौर पर शेल कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जो कि सिर्फ नाम मात्र के लिए कागजों में स्थापित और पंजीकृत होती हैं, लेकिन इस प्रकार की कंपनी का कोई वास्तविक पहचान, पूंजी, कार्यालय या कर्मचारी नहीं होते हैं, तो उन्हें हम शेल कंपनी कहते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों चौथे प्रश्न की ओर। MAARG मार्ग पोर्टल जो हाल ही में खबरों में रहा, तो यह क्या है? कंपनी LLP के निगमन से लेकर कंपनी के बंद होने तक कंपनियों और LLP के लिए कई सुविधाओं की सुविधा प्रदान करता है, यह सही नहीं है। दूसरा है शिक्षा ऋण लेने वाले छात्रों की मदद करता है, यह भी नहीं होगा। तीसरा है विविध क्षेत्रों, कार्यों, चरणों, भौगोलिक क्षेत्रों और पृष्ठभूमि में स्टार्टअप के लिए मेंटरशिप की सुविधा देने के लिए वन स्टॉप मेंटरशिप प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। दोस्तों यह कथन एकदम सत्य है, अथवा चौथे का क्या होगा? सी होगा, ये ध्यान रखेंगे। और इससे संबंधित जो खबर आई हुई है PIB में आई हुई है। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं ये PIB में आई हुई खबर है। भारत और प्रवासी भारतवंशियों, जिसे इंडियन डायस्पोरा कहते हैं, के बीच दुनिया भर में साझेदारी वास्तव में हमें एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए भारत की यात्रा का तेजी से पता लगाने में सहायता करती है, ऐसा पीयूष गोयल साहब ने कहा है, जो कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री हैं। तो दोस्तों यह जो मार्ग पोर्टल है, स्टार्टअप इंडिया द्वारा ही MAARG पोर्टल विविध क्षेत्रों, कार्यों, चरणों, भौगोलिक क्षेत्रों और पृष्ठभूमि में स्टार्टअप के लिए मेंटरशिप की सुविधा देने के लिए वन स्टॉप मेंटरशिप प्लेटफॉर्म है। तो स्टार्टअप में शिक्षाविदों, उद्योग विशेषज्ञों, सफल संस्थापकों, अनुभवी निवेशकों और अन्य लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, ताकि विकास रणनीति पर व्यक्तिगत सलाह प्राप्त कर सकें और स्पष्टता प्राप्त कर सकते हैं, व्यवहारिक सलाह प्राप्त कर सकें। तो इस तरह से यह जो MAARG पोर्टल है, इसका प्राथमिक उद्देश्य ही है कि एक औपचारिक और एक संरचित मंच स्थापित करने के लिए बड़े पैमाने पर विभिन्न क्षेत्रों में सलाहकारों और स्टार्टअप के बीच समन्वय स्थापित करना है। तो एक परिणाम उन्मुख तंत्र स्थापित करना है जो मेंटर स्टार्टअप जुड़ाव की प्रगति पर नजर रखने की अनुमति देता है। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों 2022 में आया हुआ प्रश्न है, भारत में न्यायालयों द्वारा जारी रिटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों इसमें दिया गया है कि किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक उसको कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो, परमादेश नहीं होगा। तो यह कथन एकदम सही है। दूसरा है किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही वह कोई सरकारी कंपनी हो, परमादेश नहीं होगा, यह कथन असत्य है। तीसरा है कोई भी लोक प्रवण व्यक्ति यानी पब्लिक माइंडेड पर्सन अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो जिसे कहते हैं, रिट प्राप्त करने हेतु न्यायालय में समावेदन करने के लिए याची या उसे पिटिशनर कहते हैं, हो सकता है, ये एकदम सही है। अतः उत्तर क्या होगा? सी होगा, 1 और 3। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा रिट के बारे में। तो रिट यह आर्टिकल 32 में 5 प्रकार की रिटें होती हैं। तो अनुच्छेद 32 कहाँ है? मौलिक अधिकारों में है। हाँ, तो मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसे कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहा जाता है। इसमें 5 प्रकार की रिटें होती हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। तो यहाँ पर परमादेश और अधिकार परीक्षा के बारे में बात की जा रही। तो परमादेश का मतलब क्या होता है? हम आदेश देते हैं। यह अदालत द्वारा एक सार्वजनिक अधिकारी को जारी किया गया एक आदेश है जो उसे अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहता है, जबकि वह ऐसा करने में विफल रहा है या उसने प्रदर्शन करने से इनकार कर दिया है। तो यह किसी भी सार्वजनिक निकाय, निगम, अवर न्यायालय, न्यायाधिकरण या सरकार के खिलाफ भी इसी उद्देश्य के लिए जारी कर सकता है। तो इस तरह से कथन 2 जो है इसीलिए असत्य
हो जाता है। दोस्तों, परमादेश की रिट जारी नहीं की जा सकती है। यह उन निजी व्यक्तियों और कंपनियों के विरुद्ध नहीं दी जाएगी जिनका कोई सार्वजनिक कर्तव्य नहीं है। तो विभागीय निर्देश लागू करने के लिए जिसमें वैधानिक बल नहीं है, जब कर्तव्य विवेकाधीन हो और अनिवार्य हो, तो एक संविदात्मक दायित्व को लागू करने के लिए भारत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपालों के खिलाफ तथा न्यायिक क्षमता में कार्य करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ। दोस्तों, तो इस तरह से सोहन लाल बनाम भारत संघ 1957 का एक केस है, उसकी मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि परमादेश का रिट केवल एक निजी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ होगा यदि यह साबित हो जाता है कि वह सार्वजनिक प्राधिकरण के साथ एकीकृत है। तो ऐसे में क्या हो गया, पहला कथन सत्य हो जाता है। और दोस्तों, यहां पर तीसरा जो कथन है, अधिकार परीक्षा, तो यहां पर यह तीसरा भी सत्य है। तो अधिकार परीक्षा का मतलब क्या है, प्राधिकृत या वारंट के द्वारा, यानी यह अदालत द्वारा किसी सार्वजनिक कार्यालय में किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करने के लिए जारी किया जाता है। इसलिए यह किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय के अवैध उपयोग को रोक सकता है। रिट केवल तभी जारी की जा सकती है जब किसी कानून या संविधान द्वारा सृजित स्थायी स्वरूप का एक वास्तविक सार्वजनिक कार्यालय हो, और यह मंत्री स्तरीय कार्यालय या निजी कार्यालय के मामले में जारी नहीं किया जा सकता, जबकि अन्य 4 रिटों के विपरीत या किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा मांगी जा सकती है, और जरूरी नहीं है कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा यह मांगी जा सकती हो। तो ऐसे में तीसरा कथन क्या होता है, सत्य हो जाता है। तो 1 और 3 सही होगा। दोस्तों, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान सरकार ने यह शुरू की है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो यह इसी की तर्ज पर अब ये शहरों के लिए यह योजना शुरू की गई है, और ये पहला ऐसा राज्य है राजस्थान जिसने यह शुरू किया है। तो 9 सितंबर 2022 को रोजगार गारंटी योजना शहरों में लागू हुई है। तो दोस्तों, यह जो है, इस योजना का नाम इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है, और यह योजना कह सकते हैं कि वहाँ इस क्रियान्वयन नगर निकाय के द्वारा यह किया जाएगा, और इसमें जो इसके तहत कार्डधारी परिवार को 100 दिन का रोजगार देने की बात की गई है, और इसमें परिवार के 18 से 60 वर्ष की आयु के सभी लोग पात्र होंगे, और इस योजना के तहत कार्य करने वालों को प्रतिदिन 259 रुपए मिलेंगे, जिससे शहरी क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। और इसका लाभ क्या होगा कि भाई 100 दिन का रोजगार मिल गया, 100 दिन के रोजगार 125 दिन करने की भी घोषणा इसमें की गई है, और इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 700 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। और इसकी विशेषता ही है कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान करना, राज्य में बेरोजगारी दर को कमी करना, और इस योजना के संचालन के लिए 800 करोड़ रुपए 25 दिन के रोजगार का व्यय राज्य सरकार द्वारा इसमें वहन किया जाएगा। दोस्तों, इसके तहत कार्य कौन कौन से, तो इसमें सफाई से संबंधित कार्य किए जाएंगे, SWM ठोस कचरा प्रबंधन स्थापित किया जाएगा, जल स्रोतों का पुनरुद्धार करना, और तालाब, बावड़ी, कुओं मिट्टी निकालना, सफाई करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर निर्माण, मरम्मत और सफाई, पौधरोपण एवं बागवानी, घर घर कचरा संग्रहण और पृथक्करण के लिए श्रमिक कार्य, सार्वजनिक सामुदायिक शौचालयों और मूत्रालयों की सफाई और रख रखाव, यह सब इसके अंतर्गत शामिल है। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए 3 प्रश्न हैं, इसके उत्तर जरूर दीजिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है कि गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, जिसे SFIO कहते हैं, तो इसकी स्थापना कब हुई थी और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दूसरा प्रश्न है स्टिल्थ फ्रिगेट क्या है। तीसरा प्रश्न है केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, जिसे सेंट्रल एडॉप्टेशन रिसोर्स अथॉरिटी, जिसे कारा कहेंगे, CARA, तो यह किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो इस तरह से इन तीनों प्रश्न के उत्तर जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।